हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं थॉमस ग्रे के एलेजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड से। थॉमस ग्रे का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1716 में कोनी लंदन इंग्लैंड में, और जो उनकी डेथ हुई थी वो 30 जुलाई 1771 में कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज शहर इंग्लैंड में। ये एक सेल्फ क्रिटिकल राइटर थे। सेल्फ क्रिटिकल राइटर उसको बोला जाता है फ्रेंड्स जो खुद का सेल्फ असेसमेंट करे। कोई भी क्रिटिसिज्म में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, जो उसको जज करे उसको ही सेल्फ क्रिटिकल राइटर बोला जाता है। इन्होंने 13 पोएम्स अपने लाइफ टाइम में पब्लिश की, जो काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी, और इसी के चलते उनका पोएट लॉरेट 1757 में जब डेथ हुई थी कोली साइबर की, ऑफर किया गया था, बट उन्होंने उसको मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। ही इज वाइडली नोन फॉर हिज एलेजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश इन 1751। जो एलेजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश हुई थी वो 1751 में पब्लिश हुई थी, और ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी। जितने भी उनके वर्क्स थे थॉमस ग्रे के, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट या जो जिसको पॉपुलैरिटी मिली वो इसी पोएम को मिली थी। थॉमस ग्रे एक ट्रांजिशनल पोएट थे। ट्रांजिशनल पोएट किस लिए थे? क्योंकि उन्होंने जो अपना करियर, लिटरेरी करियर स्टार्ट किया था वो एज ए क्लासिसिस्ट या एज ए क्लासिसिज्म के रिगार्डिंग किया था, लेकिन बाद में उनकी जो पोएट्री का जो रोमांटिसिज्म उनकी पोएट्री में, ऑफ कोर्स आप जो ये एलिजी रिटन ए कंट्री चर्चयार्ड है, इसमें भी कुछ व्यूज या उनके जो थॉट्स है वो रोमांटिसिज्म को रिवील करते हैं, तो इसलिए ट्रांजिशनल पोएट बोला जाता है। और जब ट्रांजिशनल पोएट बोला जाता है तो इसलिए प्रीकर्सर है रोमांटिक रिवाइवल के, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपने पता होगा 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कोलरिज द्वारा लिरिकल बैलेड जो है वो कंपोज किया गया था, जो एक रोमांटिक एरा को स्टार्ट करता है। और एग्जाम की पॉइंट ऑफ एलएजी रिटर्न इन कंट्री चार्जार्ड देखे तो ये जो कंप्लीट हुई 1750 में हुई, और जो पब्लिश हुई 1751 में हुई। फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल टाइटल है वो है स्टेंजा रोट इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये पोयम एक एक एलिजी है इन नेम में, बट फॉर्म में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इट एम्प्लॉयज ए स्टाइल सिमिलर टू दैट ऑफ कंटेम्प्रेरी ओड्स। क्योंकि जो स्टाइल है इस पोयम का, वो एक कंटेम्प्रेरी ओड्स माना गया है, बट इट एम्बॉडीज ए मेडिटेशन ऑन डेथ एंड रिमेम्बरेंस आफ्टर डेथ। लेकिन आपने भी देखा होगा जो एलेजी होता है, एलेजी क्या होता है? एक शोक गीत होता है, जो किसी की डेथ पे या फिर किसी को रिमेम्बर किया जाए इसकी डेथ को, शोक गीत होता है, और इसलिए इसको बोला गया है कि ये एलेजी है। लेकिन जनरली क्या आता है एलेजी में, आप कह सकते हो एक सोलो कोई जनरली कह सकते हो किसी की इंडिविजुअल लाइफ के मरणोपरांत कोई शोक गीत लिखना, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि जो ये टेनिसन जो राइटर हुए, मैथन और राइटर हुए, इन्होंने जो अपने फ्रेंड की लिखा था, फ्रेंड की डेथ पे, वो एलिजी थी। लेकिन जो थॉमस ग्रे ने लिखा है एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड में, वो उन्होंने काफ़ी जो विलेजर्स हैं, जो उनकी लाइफ है, जो ऑर्डिनरी उनकी लाइफ है, उसको रिवील किया है, और उनकी डेथ पे जो है इन्होंने ये इसको कंपोज किया है। इसको एलिजी बोला जाता है, या कुछ उसको कंटेम्प्रेरी वर्ड्स मानते हैं। जो जॉनर की बात करेंगे इस पोएम की, तो दिस पोएम इज नॉट ए कन्वेंशनल पार्ट ऑफ द क्लासिकल जॉनर ऑफ थियोक्रेटिक एनालॉजी बिकॉज इट डज नॉट मोन एन इंडिविजुअल। वही सब चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है। द पोएम लेक्स मैनी स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफ द एलिजी। जैसे कि अब एलिजी की आप अगर सीरीज में इसको नहीं रखोगे तो वो क्यों नहीं रखोगे? कुछ जो स्टैंडर्ड्स हैं एलिजी की, वो उसमें कमी है इस पोएम की। जैसे इन्वोकेशन है, मोन्स है, फ्लावर्स है, और सेफर्ड्स है। ये सब चीज़ें क्या है? ये एलिजी के पार्ट है। मॉन्स, फ्लोर्स और इन्वोकेशन एलिजी के पार्ट हैं, जो उस पोएम में जिनकी कमियां हैं, इसलिए इसको कुछ स्कॉलर एलिजी नहीं मानते। द थीम डज नॉट एम्फसिस लॉस एज टू अदर एलिजीज एंड its natural setting is not a primary component of themes through the fifth half is, and it can be included in the tradition as a memorial poem and it contains thematic elements of the legend especially one। तो इन सभी लाइन्स में ये चीजें बताई गई है कि जो थीमेटिक एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, वो उसके एलिजिक जोन है, इसलिए इसको एलिजी बोला जाता है। द पोएम वाज ग्राउंडेड इन ग्रेज फीलिंग्स अबाउट हिज ओन लाइफ एंड सर्वाइवल फॉर हिमसेल्फ। और जो थॉमस ग्रे ने जो इस पोएम में जो कंपोज की है, वो खुद की कुछ उनकी ग्रे की फीलिंग्स हैं, और साथ ही साथ उनकी जो लाइफ से जुड़ी जो उनकी चीज़ें हैं, और उन्होंने एपिथेट दिया है लास्ट में, और वो उन्होंने स्वयं के लिए दिया है। The poem, as it developed from its original form, advanced from the
होरेशियन मैनर एंड बिकेम मोर मिल्टॉनिक, और जो उसको फॉर्म किया गया है उसको कुछ होरेशियन मैनर में किया गया है और साथ ही कुछ मिल्टॉनिक मैनर में भी किया गया है। ग्रे ने कंपोज की है पोयम इन द स्टैंजा फ्रॉम एंड क्वार्टर्स, एक 4 लाइन्स का उसका स्टैंजा है, स्टैंजो में डिवाइडेड है, जिसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी राइमिंग स्कीम है, जो कंपोज की गई है आईएमबी पेंटामीटर में कंपोज की गई है गाइस। एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड हैज ए रस्टिक इंग्लिश टोन, और जो रस्टिक चीजें, जो विलेजर्स है, जो ऑर्डिनरी चीजें हैं, और विलेजर के बारे में बहुत ही सुंदर जो है डिस्क्रिप्शन किया गया है थॉमस ग्रे के द्वारा इस पोयम में। The poem speakers calmly mulls over death while standing in a rural graveyard in the evening, और जो इसकी स्टोरी की बात करें तो एक ग्रेवयार्ड में खड़े होते हैं और थॉमस ग्रे, और वो उनकी डेथ पे वो सब चीज़ रिवील करते हैं, अपने शोक को रिवील करते हैं। टेकिंग स्टॉक ऑफ द ग्रेव सी रिप्लाइड दैट डेथ कम्स फॉर एवरीवन, और डेथ आएगी अवश्यम भावी सभी के जीवन में आएगी, और वो टॉम और जो वो मोनोमेंट वगैरह है वो सभी चीज़ को कमेमोरेट करते हैं इस पोएम में। इसी चीज़ को हम देखेंगे इसमें, इनकी टेक्स्ट एंड समरी विद की पॉइंट, साथ के साथ एक टेक्स्ट की समरी भी करेंगे और जो की पॉइंट्स होंगे मैं आपको कराता रहूँगा गाइस। ये लाइन्स आप देख पा रहे हैं, ये स्टार्टिंग है इस कविता की, इस पोएम की, जिसमें जो थॉमस जो ग्रे हैं वो एक चर्च में है, और चर्च में जो है सबसे पहले जो स्टार्ट होती है हमारी जो पोएम स्टार्ट होती है, वो जो चर्च की जो बेल होती है, जो चर्च बेल होती है, वो क्या सिंबल प्रकट करती है, वो सिंबल प्रकट कर जो जो दिन है, वो दिन का जो है समापन हो चुका है। तो जो चर्च चर्च बेल्स है वो समापन करेगी दिन की एंडिंग का, और जब दिन की एंडिंग होगी तो क्या होगा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि विलेजर्स ऑर्डिनरी पीपल को ये रिवील करती है ये पोएम, और जब दिन की एंडिंग होगी तो जो विलेजर्स है जो खेतों में काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो खेतों से फिर जा रहे होते हैं, शाम का समय हो चुका है और वो अपने अपने जानवरों के साथ में घर की तरफ को लौट रहे हैं। और साथ ही अंधेरा, जैसे जब सनसेट होता है तो धीरे धीरे जो डार्कनेस आना शुरू हो गई, तो जो पोएट है थॉमस जो ग्रे हैं वो उस डार्कनेस में है और ये सब चीजें देख रहे हैं। सेकंड जो स्टैंजा है, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट, जो ग्लिमरिंग होता है टिमटिमाना, अब जैसे ही सनसेट हो रहा है तो जो लैंडस्केप है वो धीरे धीरे जो है वो फेड हो रहा है उसका टिमटिमाना, और साथ में जो एयर है सोलम होता है गंभीर चीज, तो वो जो वातावरण में गंभीरता फैली हुई है, और साथ में जब किसानों के साथ में जो पशु जा रहे हैं, जो उनकी ट्विंकल होता है, जो आवाज़ होती है उनकी घंटियों की जो आवाज़ होती है, जब जानवर चल रहे हैं और घंटे की आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो वो वातावरण में जो है एक एक पेसिमिस्टिक एटमॉस्फेयर बना दिया है, एक उदासीन जैसा कुछ फील कर रहे हैं थॉमस ग्रे। फिर जो थर्ड स्टैंजा आता है उसमें थॉमस ग्रे बोलते हैं कि द मोपिंग ओल डज द मून कंप्लेन, जो ओल है, ओल क्या है, मोपिंग ओल है जो उदासी से भरा, जो इधर उधर बैठा है ओल किसी भी शाखा पे, वो जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो चंद्रमा से जो है कंप्लेन कर रहा है। तो जो ये कम्प्लीटली जो स्टैंजा है उनका जो मिलेनकोली मूड है राइटर का, उसको रिवील कर रहा है। नेक्स्ट राइटर क्या करते हैं, बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स दैट यू ट्री शेड्स, इस पैराग्राफ में या फिर इस स्टैंजा में थॉमस ग्रे बोलते हैं कि वो याद करते हैं फोर फादर्स को। फोर फादर्स आप कह सकते हैं कि जो ग्रेवयार्ड में जो फोर फादर्स हैं, जो विलेजर्स हैं, जो ऑर्डिनरी जो पीपल है, वो उनको याद कर रहे हैं इस स्टैंजा में, कि जो मोल्डरिंग मोल्डरिंग हीप होता है, जो धूल कण मिट्टी आदि का जो ढेर होता है उसको मोल्डरिंग हीप बोलते हैं, जो इनकी जो ग्रेव यार्ड है उसको फील कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और अपने जो शौक को उसको प्रकट कर रहे हैं। अब इनका वर्णन यहाँ पे फोर फादर्स का वर्णन कर रहे हैं थॉमस ग्रे। वो बोलते हैं द ब्रेजिक कॉल ऑफ इंसेंट ब्रीथिंग मो, अब फिर बोलते हैं कि जब अगली सुबह की मॉर्निंग में जो स्वैलो पक्षी होगा वो गा रहा होगा, जो कोक है वो जो है अलार्मिंग वॉइस निकाल रहा होगा, साउंड दे रहा होगा, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नो मोर सेल रोज, जो एक लाइन आई है, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर
लवली बेड, क्योंकि ये सब चीजें भी, ये सब साउंड भी उनको अवेक नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिमेट्री में है और वो वहां से अब पुनः वापस नहीं आ सकते। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न। अब उन्हीं की फोर फादर्स का वर्णन करते हैं, उन्हीं विलेजर्स का, उन्हीं ऑर्डिनरी पीपल का वो आगे डिस्क्रिप्शन करते हैं और फिर बोलते हैं कि उनका अब उनके वेट में कोई चूल्हा नहीं लगाएगा, उनका कोई खाना नहीं बनाएगा, जो उनकी हाउस वाइफ है वो उनकी प्रतीक्षा नहीं कर पाएगी, जो बच्चे हैं जब किसान खेत से आते हैं और बच्चे खुशी से उनसे लिपट जाते हैं और वो जब उन्हें उठाते हैं और उनको किस करते हैं, वो सब चीज़ें अब वो नहीं कर पाएंगे। ये वर्णन इस स्टैंजा में थॉमस ग्रे के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा की बात करूं तो उन्होंने बताया कि ये वो पीपल है, वो विलेजर्स हैं, वो किसान हैं जो अपनी फसल को हार्वेस्ट करते हैं और उनको उनकी बुआई करते हैं और वो सब चीज़ें जो एक वो ड्रीम देखते हैं। एक किसान क्या ड्रीम देखा, एक किसान वही ड्रीम देखा कि वो बीज को रोपित करेगा और जो उसकी जो फसल होगी वो बेहद अच्छी हो और उसके द्वारा उसको एक धन अर्जित हो, वो सब चीज़ें अब वो नहीं कर सकते। ये सब चीज़ इस स्टैंजा में बताई गई है। उसके बाद में थॉमस ग्रे जो नेक्स्ट स्टैंजा है, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। इसमें फ्रेंड वो बोलते हैं कि ऐसे लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, भले ही वो कोई एक विलेजर हो, ऑर्डिनरी पीपल हो, लेकिन उनका इम्पोर्टेंस अलग है हर चीज में, तो उनको मोक नहीं करना चाहिए। दे आर होमली जॉय, और उनकी जो साधारण लाइफ है, जो उनका होमली जो जॉयज है, जो उनके डेस्टिनी जो ऑब्सक्योर चीजें हैं, उनका जो है मजाक नहीं बनाना चाहिए। नोर ग्रैंडियर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, और साथ ही साथ ये दिखावापन नहीं होना चाहिए इन सिंपल लोगों के बीच में। जैसे कि हो जाता है कि जो कुछ रिच पीपल होते हैं, जो पुअर पुअर पीपल होते हैं, रिच पीपल के द्वारा पुअर पीपलों को थोड़ा सा डिसडेनफुल देखा जाता है कि इनका लाइफ स्टाइल ये है और इनका जो तरीका है सब चीज मैनेज करने का, वो उसको लेकर थोड़ा सा मॉक करते हैं। तो यही थॉमस ग्रे द्वारा कहा गया है कि ऐसे लोगों के द्वारा इन ऑर्डिनरी और इन विलेजर्स का, जो दिल के बहुत साफ और सच्चे इंसान है, इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनके परिश्रम का मजाक नहीं बनाना चाहिए, या फिर उनकी लाइफ स्टाइल का मजाक नहीं बनाना चाहिए। साथ में वो बोलते हैं द बूस्ट ऑफ हेराल्ड्री द पोम्पो बोलो, और ये दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिखावा, आप दिखाओ या रिच हो या फिर कोई पुअर हो, कोई भी हो, सबको जाना एक जगह ही है। तो वो बोलते हैं कि ये दिखावा नहीं होना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, कि सभी की सभी चीजें एक ग्रेव यार्ड में होंगी। हर कोई इंसान जो है, जो पैदा हुआ है, तो वो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु भी होगी, वो ये सब चीजें दिखाई गई। तो दिखावे की लाइफ को इग्नोर किया गया है थॉमस क्रे के द्वारा। और साथ ही बोला गया है कि अवेट्स लाइक द इनविटेबल आवर। इसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जैसे इनविटेबल आवर है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड कि इनविटेबल आवर क्या है। इनविटेबल आवर ये सिंबलाइज करता है डेथ को, ये सिंबलाइज करता है डेथ को। साथ ही कि इनविटेबल आवर, ये डेथ तो होना निश्चित रूप से सभी की डेथ होगी, तो वो सब चीज इस स्टैंजा में दी गई है। द पैथ्स ऑफ ग्लोरी लीड आउट द ग्रेव, और ये जितने भी आपका लाइफ स्टाइल हो, कोई रिच हो या फिर कोई पुअर हो, वो सभी के सभी जो है लीड करेंगे ग्रेव में। नेक्स्ट स्टैंजा की बात करूं तो थॉमस ग्रे द्वारा बोला जाता है कि भले ही जो रिच और पुअर का एक प्रकार से आप यहाँ कंपैरिजन कर सकते हो। मान के चलो किसी का रिच का फ्यूनरल है, तो वो क्या करेंगे, वो उनका एक मोनूमेंट होगा, स्मारक होंगे, उनके कुछ मेमोरीज लिखी होंगी, और साथ में उनका एक एंथम, संगीत गीत वगैरह ये सब बोले जाएंगे। लेकिन वो कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे इन्हीं विलेजर से कि इनके टोम पे कोई ऐसी मेमोरी नहीं होगी, कोई मोनूमेंट नहीं होगा। तो लेकिन इनका जो महत्व है, जो ये लोग हैं, इनका जो इम्पोर्टेंस है, वो इनके लिए बहुत बड़ा है। साथ में जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें बोलते हैं कैन स्टोरीड अनोन एंड बस्ट बैक टू द मेंशन कॉल द फ्रेंड। इसमें बोलते हैं कि कोई भी जो जैसे अन होता है, कलश को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे कि जैसे कि आप बोल सकते हो, जो अन को सिंबलाइज किया है एक व्यक्ति के पूरे लाइफ इवेंट से, उसके एक्सपीरियंस से, उसकी सब चीज़ों से, वो सब चीज़ें जो है उसे वापस नहीं ला सकती। जो भी उसने सम्मान जो भी कमाया है अपनी लाइफ में, वो उसको पुनः जो है जीवित नहीं कर सकते। और फिर बोलता है और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, और चाहे आप कितनी भी फ्लैटरी कर लो डेथ की, तो वो निश्चित रूप से वो होगी ही होगी। आप कितनी भी उसको
आप कह सकते हो वो टालने की कोशिश करो, बट वो टाली नहीं जा सकती। यही सब चीज़ इस स्टैंजा में थॉमस ग्रे के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट स्टैंजा की बात करूँ तो वो बोलते हैं कि परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पोर्ट इज़ लेड, जो ये स्पोर्ट है, जो ग्रेवयार्ड है, यहाँ बोलता है कि सब तरीके के लोग यहाँ पे हैं। जैसे कि वो भी लोग यहाँ पे रेस्ट इन पीस आप बोल सकते हैं, जो जिन्होंने खुद का अपना एम्पायर बनाया है, जो शक्ति से युक्त थे, लेकिन वो सभी के सभी जो है यहाँ पे ब्रीड हुए हैं। नेक्स्ट फिर उन्हीं ऑर्डिनरी विलेजर्स की बात करते हैं थॉमस ग्रे इस नेक्स्ट स्टैंजा में, बट नॉलेज टू देयर आइज आर एम्पल है। वो बोले कि इन्हें नॉलेज की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। वो क्या करें, वो जो पुअर पीपल है वो क्या होता है, उनको ज़्यादा ये कह सकते हो कि ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, और वो उतना ही करते हैं जितना उनका काम हो सके, जितना वो गुजारा कर सके अपनी लाइफ में। तो बोलते हैं उनको मौका ही नहीं मिला नॉलेज को प्राप्त करने का। और साथ में वो बोलते हैं कि रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम, टाइम डिड नियर अनरोल कह सकते हो आप, ये हिस्ट्री को शो करता है यहाँ से कि ना ही वो जब वो पढ़े लिखे नहीं, उन्हें कोई नॉलेज नहीं मिली, तो ना ही उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि वो जो है हिस्ट्री में अपना इतिहास में अपना नाम जो है दर्ज करा सके। साथ में चिल पेन्यूरी रिप्रेजेंट ये पॉवर्टी को मीन करता है। वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो पेन्यूरी मीन्स क्या है, तो यहाँ से पॉवर्टी। बोले कि गरीबी के चलते वो अपनी नोबल रेज ही नहीं कर पाए, अपना जो उनका जो टैलेंट है उसको रेज नहीं कर पाए, एंड फ्रोज द जेन्युइन करंट ऑफ द सोल, और वो फ्रीज हो गया, जो उनका माइंड था, जो क्रिएशन माइंड था, वो उस चीज के पॉवर्टी के चलते फ्रीज हो गया। ये इस स्टैंजा में बोला गया है। नेक्स्ट स्टैंजा में फुल मैनी जैम ऑफ प्योरेस्ट स्क्रीन द डार्क अनफेथम्ड केव्स ऑफ ओशन बियर। इससे बोला गया है कि जैम जैम होता है मणि या कोई रत्न, जैसे कि बहुत सारे कुछ ऐसे आप कह सकते हो एक कुछ ऐसे जैम हैं जो मतलब जिनका अब तक रहस्यमय ही है, जो अब तक उजागर नहीं किए गए किसी के द्वारा, जो ओशन में है, जो छिपे हुए हैं। उसी प्रकार से जो ये लोग हैं, जो इन अब जैसे कोई जैम है या कोई भी आप कह सकते हैं कोई भी धातु है, कोई मणि है, कोई रत्न है, जब तक कोई इसको देखेगा नहीं तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन वो एक हीरा है, खुद में उसका एक बहुत बड़ा अस्तित्व है, लेकिन जब तक वो किसी की नज़रों के सामने नहीं आएगा तो उसका कोई भी वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सब चीज़ें इस स्टैंजा में बताई गई है थॉमस करे के द्वारा कि जो ये लोग हैं इनका एग्जिस्टेंस खुद में बहुत बड़ा है, लेकिन इनके टैलेंट को कोई पहचान नहीं पाए, जहाँ थे वहाँ के वहीं रह गए। फिर आगे बोलता है फुल मैनी फ्लावर बोर्न, कभी कोई फूल है या फिर कोई पौधा है फूल का, अगर वो रेगिस्तान में खिल रहा हो और वो कितना भी महकता हो, उसमें कितनी भी सुगंध हो, लेकिन वो सब यूजलेस है जब तक कोई इसको फील ना कर सके। तो वही सब चीजें इस स्टैंजा में पोएट द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट, some village Hamden that will dauntless breast, the little tyrant of his field withstood, some mute inglorious Milton, here my rest, some Cromwell, guiltless of his country's blood। अब जो ये हैम्पडेन है, हैम्पडेन क्या है कि हैम्पडेन जो है एक आप कह सकते हो, ये जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनके अगेंस्ट हो गए थे कि वो शिप टैक्स टैक्स उन्होंने नहीं दिया था। चार्ल्स फर्स्ट द्वारा जो है शिप टैक्स की डिमांड की गई थी हैम्पडेन से, तो उन्होंने उसको मना कर दिया था। तो ये बोलते कि ये विलेजर्स जो है ये इतने सरल है कि ये हैम्पडेन जैसे तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पे स्टैंड लिया है। जैसे भाई एक किसान और जमींदार का तो हमेशा से स्टार्टिंग से पंगा रहा है, लेकिन ये छोटे-छोटे किसान हैं और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए इन्होंने ज़मींदारों से भी इस स्केल पे पंगा लिया है। जैसे हैम्पडन ने तो एक पॉलिटिकल वे में सब चीज़ें की है और लोगों का उन्होंने सपोर्ट किया है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे हैम्पडेन का जो है डिस्क्रिप्शन किया है। साथ में मिल्टन का डिस्क्रिप्शन किया गया है कि जो मिल्टन है, जिस प्रकार मिल्टन ने ख्याति प्राप्त की अपनी कंपोजिशन के द्वारा, तो बोला गया है कि जो विलेजर्स हैं, जो ये ऑर्डिनरी पीपल है, इन्होंने उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी, ये लिखना नहीं जानते थे, तो उस प्रकार ये मिल्टन जैसी ख्याति नहीं प्राप्त कर पाए। और साथ ही जो जिक्र किया गया है क्रोमवेल का, क्रोमवेल एक पुरितन लीडर थे और बोला कि जैसे कि क्रोमवेल के पास में पावर थी और उस पावर के चलते वो इतिहास में अपना नाम दर्ज कर पाए, तो उनके पास जो ये विलेजर्स हैं उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है जो वे क्रोमवेल के जैसे ख्याति प्राप्त कर सके। ये सब चीजें इन लाइन में बोली गई है।
फ्रेंड्स वीडियो लेंथी हो गई है, सो बाकी के टेक्स्ट को अगली क्लास में पूरा करते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111। गुड नाइट फ्रेंड्स।